गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास जो हमारा चल रहा है, आज उसकी दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने जो इससे पहली कक्षा थी उसमें ये जानने का प्रयास किया कि किसी भी समास की जो पहचान होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से हम उस समास को पहचान सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो समास का पहला भेद होता है वो है अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, क्या उसकी परिभाषा होती है और किन किन शब्दों में किस किस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो सकता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास कहते किसको है? देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो, वही पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद अव्यय होगा और पूर्व पद प्रधान होगा। प्रधान भी पूर्व पद है और पूर्व पद अव्यय है। अव्यय क्यों कहा? देखिए, हमें अगर पहचान करनी है ना तो अव्यय से हम पहचान कर सकते हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो उपसर्ग है वही तो अव्यय है, उसी प्रकार अव्यय है। अब संस्कृत में उपसर्गों की हम आगे बात करेंगे जहां से हम इसको पहचान सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि क्यों कहा कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वही पद प्रधान हो। कैसे? जैसे हमने कहा यहां पर यथाशक्ति कहा, लिख दिया यथाशक्ति। देखिए, ये एक उदाहरण हमने ले लिया, यथाशक्ति। यथा जो है ना ये अव्यय है, ठीक है। कहीं भी आपको इस प्रकार के जो शब्द हैं वो लिखे मिल जाएं, यथा है या उपसर्ग अव्यय लिखे मिल जाएं, यथा है, सु है, निर है, अधि है, प्रति है, उप है ना, बे है, अन है, भर है, ये सारे जहां भी आपको लिखे मिल जाए पूर्व पद में, वो कौन सा समास होगा? हमारा अविभाव समास होगा। दूसरा जो बात करते हैं ना प्रधान की, देखिए पद प्रधान नहीं होता, पद का अर्थ प्रधान होता है। ये तो हमने लिख दिया, चलो अपनी सरलता के लिए हमने लिख दिया कि वही पद प्रधान हो, यानी अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी, पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। यहां पर जैसे यथा है, यथा क्या है? अव्यय है। पूर्व पद यथा है और उत्तर पद क्या है? शक्ति है। किसी भी समास में दो पद होते हैं, जो पहला पद है वो क्या है? पूर्व पद है, और जो बाद वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद अव्यय होगा और वही प्रधान। क्यों कहा? इसका जो विग्रह बनेगा वो बनता है शक्ति के अनुसार। अब ये क्यों कहा कि पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो? ये क्यों कहा, ये समझिए आप। देखिए, यहां यथा और शक्ति दो पद हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व क्यों प्रधान है? शक्ति की यहां बात नहीं हो रही है। जो उत्तर पद है ना शक्ति, उसकी यहां बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? शक्ति के अनुसार जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, यानी पूर्व पद के बारे में बात कर रहे हैं। और पूर्व पद क्या है? यथा है। ठीक है, हमने यहां लिख दिया, एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। प्रतिदिन है, प्रतिदिन। दिन दिन, दिन दिन। हर दिन, यानी प्रति क्या है? अव्यय है, और ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, तो पूर्व पद क्या हो गया? प्रति। हम यहां से पहचान कर सकते हैं अविभाव समास की, है ना। जहां पर पूर्व पद अव्यय हो या पूर्व पद हम ये कह सकते हैं प्रधान है, वहीं पर क्या होगा? अविभाव समास होता है। हमारे जो है ना संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं, हिंदी के आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा संस्कृत में क्या होता है, वो थोड़े से वहां थोड़ी दिक्कत आती है हमें। कई बार वो समझते हैं हम कौन कौन से हैं जिनसे हम अविभाव जो समास है ना उसमें बहुत से शब्द, अधिकतर उदाहरण उन्हीं से पूछे जाते हैं।
वो मैं यहां लिख देता हूं, आप उनको देख लें। देखिए, परा अपसम अनुअव निर प्रपरा अपसम अनुअव निर दुर वी आंग। नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति। परि और उप, ये जो है ना, देखिए इनको ध्यान से देख लें आप। ये सभी उपसर्ग किसके हैं? तत्सम हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। यहीं से अधिकतर उदाहरण पूछे जाते हैं। जहां कहीं भी आपको ये नजर आए ना लिखे हुए, कहीं भी नजर आ जाए, तो वो कौन सा समास होगा? अविभाव समास होगा। ठीक है ना। जैसे प्रतीक्षण लिख देते हैं, प्रतीक्षण। प्रतीक्षण क्या होता है? हर क्षण प्रतीक्षण, क्षण क्षण। ठीक है ना। तो यहां क्या है? देखिए, प्रति है, प्रति, इसमें से प्रति आया हुआ है। या अन्य उदाहरण ले लें हम, अनुगमन ले लेते हैं, अनुगमन। देखिए, यदि ये आ जाता है परीक्षा में कि अनुगमन में कौन सा समास है, तो देखिए ये जो उपसर्ग है ना, ये सभी लगे होंगे इसमें। अनु कहाँ है? ये है, तो अनु क्या है? उपसर्ग है। ठीक, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार से निर्जन है, जन का अभाव है, निर्जन, कौन सा समास होगा यहां पर? यहां देखिए उपसर्ग लगा हुआ है निर, नी नहीं है यहां पर। कई बार हम सोच लेते हैं कि यहां पर नी होगा, नी नहीं है, यहां र भी साथ है, तो क्या हो जाएगा? यहां निर। देखिए ये निर जो है ना, ये उपसर्ग हो जाएगा। संस्कृत के जो उपसर्ग है ना, इनको आपने ध्यान से देखना है। ये सभी उपसर्ग जो है ना, पूर्व पद में लगे मिलेंगे आपको कहीं भी। इस समास की ये पहचान होती है। अविभाव समास जो आपने समझना है, उसको देखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अत्यंत है, जैसे एक अत्यंत, ठीक है, अत्यंत, अंत से भी और ज्यादा। तो अत्यंत में क्या है? यहां कई बार क्या करते हैं हम, उपसर्ग इसमें अत सोच लेते हैं, इसमें अति उपसर्ग है। और अति जो है ना, ये जहां भी नजर आए, देखिए अति यहां होगा, ये है अति उपसर्ग। यानी ये जो उपसर्ग है ना, कहीं भी लगे मिलाएं, वो कौन सा समास होगा? अविभाव समास होता है। क्योंकि हिंदी के जो होते हैं ना उपसर्ग अव्यय, वो तो आसान है। वहां तो अनजाने हैं, आप आराम से देख लेंगे। अनजाने, जो न जाने, ठीक है ना, जो न जाना गया, अनजाने हो गया। और बेधड़क है, बे है, वो सभी अविभाव समास के उदाहरण हैं। भर पेट है, वहां भर है, वो अविभाव समास का उदाहरण है। जहां कहीं भी अव्यय दिख जाए ना आपको, तो वो कौन सा समास करना है? आपने अविभाव समास करना है। ठीक है। और जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, ये इनको आप ध्यान से देख लें। ये जहां भी आपको कहीं नजर आए, तो समझ लीजिए कौन सा समास हमने करना है? अविभाव समास करना है। इसमें जो दूसरी बात है, एक अन्य, क्योंकि इससे अतिरिक्त भी हम कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर अविभाव समास किया जाता है। हम सोच लेते हैं ना कि वहां तो केवल उपसर्ग ही लगते हैं या अव्यय लगते हैं, वही अविभाव समास है। ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर जिनके साथ अविभाव समास का प्रयोग होता है। जैसे अनुसार है, ठीक है, पूर्वक है, अर्थ है। अनुसार, पूर्वक, अर्थ, भर है, पर्यंत है और उपरांत है। जहां ये शब्द मिलेंगे ना आपको, वहां भी हमने क्या करना है?
अविभाव समास करना है। हम केवल अविभाव समास के बारे में एक ही बात सीखते हैं कि जिसमें पूर्वपद अव्यय लगा होगा, उपसर्ग होंगे ना, वो सारे अविभाव समास होंगे। ये तो हमने सीख लिया, वो तो है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें हर बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी समास से और कौन कौन से तथ्य जुड़े हुए हैं। अगर हमारे पास इनमें से कोई शब्द कहीं हमें नजर आ गया ना, तो समझ लीजिए वो भी कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। जैसे योग्यता अनुसार है, हमने ये लिखा योग्यता अनुसार, ठीक है, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ये विग्रह हो गया। ये समास है, ये विग्रह हो गया। अब देखिए यहां तो अव्यय नहीं है, हम क्या सोचेंगे वहां कि अव्यय, वहां तो एक बात की थी हमने, अविभाव समास में तो अव्यय लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं आगे, यहां तो है ही नहीं। हमने इसलिए कहा कि ये जो 6 शब्द है ना, इन 6 शब्दों को आपने ध्यान से देखना है कि कौन कौन से शब्द है। जहां भी आपको ये नजर आए ना आपको लिखे हुए, तो समझ लीजिए वहां कौन सा समास होगा, अविभाव समास होता है। जैसे योग्यता अनुसार है, जैसे पूर्वक है, पूर्वक में हमने लिख दिया यहां पर श्रद्धा पूर्वक है। अब यहां कोई अवयव थोड़ी आया, ना तो कोई अव्यय है ना कोई उपसर्ग है, ठीक है। देखिए अनुसार है, पूर्वक है, इसलिए तो कहा कि जहां ये शब्द होंगे वहां भी कौन सा समास करना है, अविभाव समास करना है। जिस भी समास के बारे में पढ़ो ना, उसको ध्यान से पढ़े। आप कहीं से पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो ट्रिकें होती है ना, ट्रिकें छोटी छोटी, वो थोड़े समय के लिए हैं। मान लो ट्रिक हम कर लेंगे, जहां जरूरत है वहां ट्रिक से भी काम चल जाता है। लेकिन अब ये बात, ये भी तो जानना हमें जरूरी है कि अविभाव समास तो यहां भी है, केवल अव्यय जहां लग रहे होंगे उपसर्ग, वही केवल अविभाव समास नहीं है, इनमें भी अविभाव समास होता है, ठीक ना। योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के पूर्वक यानी श्रद्धा के साथ, है ना। श्रद्धा पूर्वक तो बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थ है, दानार्थ है, दानार्थ, यदि यही आ जाता है, मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि दानार्थ में कौन सा समास है, अब हम तो चक्कर में पड़ जाएंगे वहां कि यहां तो दानार्थ में अविभाव तो है ही नहीं, यहां तो अव्यय होना चाहिए था, अव्यय तो लगा ही नहीं पहले पद में, न यहां उपसर्ग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि हमने क्या कहा कि अनुसार, पूर्वक, अर्थ, भर, पर्यंत, उपरांत। प्यारे बच्चों, ये शब्द भी ऐसे हैं जिन जहां ये लगे होंगे ना, वहां भी कौन सा समास करना है, अविभाव समास करना है, ठीक है। दानार्थ है, दान के लिए, दान के लिए, ठीक है ना। अब देखिए भर है, भर के तो बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे दिन भर है, पेट भर है, दिन भर यानी पूरा दिन। अब ये देखिए भर लगा हुआ है यहां पर, यहां अर्थ लगा हुआ है, यहां भर लगा हुआ है। और कौन सा उदाहरण है, पर्यंत है, मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु तक, है ना, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत बन गया। या फिर उपरांत है, विवाह उपरांत, हमने यहां लिख दिया विवाहोपरांत, विवाहोपरांत, है ना, विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत, ठीक है ना। अब ये है वो 6 शब्द हमारे, इनमें भी हमने क्या करना है, अविभाव समास करना है। अनुसार, पूर्वक, अर्थ, भर, पर्यंत और उपरांत, इसको भी अपने मस्तिष्क में बिठाना हमने भी, ये भी अविभाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। वो तो है ही है, अव्यय उपसर्ग तो मुख्य है ही है, उसके साथ साथ इनका भी हमने ध्यान रखना है। एक जो तीसरी बात होगी ना इसी में अविभाव समास में, वो होती है कुछ पुनरुक्ति शब्द होते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं, देखिए कुछ ना कहीं कहीं क्या होता है हिंदी में, पुनरुक्ति शब्द क्या होते हैं, एक शब्द की फिर से उक्ति करना, यानी
मैंने लिखा हाथों हाथ लिख दिया, हाथों हाथ। अब यहां कौन सा उपसर्ग लगा, कौन सा अव्यय, हम फिर सोचते हैं, फिर चक्कर में पड़ जाते हैं कि यहां तो ना तो अव्यय लगा है, फिर सोचेंगे ना यहां उपसर्ग लगा है, ये तो अविभाव समास हो नहीं सकता। देखिए जहां भी कहीं पुनरुक्ति होती है ना, पुनरुक्ति शब्दों में, यहां मैं लिख देता हूं पुनरुक्ति शब्दों में भी अविभाव समास होता है। अविभाव समास होता है, ठीक है। अब हाथों हाथ है, हाथ हाथ यानी हाथ ही हाथ में, है ना, हाथों हाथ यानी हाथ हाथ में। अब दो बार उक्ति हुई है ना, हाथ की दो बार उक्ति, हाथ हाथ पुनरुक्ति शब्द वही तो हो गया, हाथ हाथ, हाथों हाथ। अब हाथों हाथ जो है वो कौन सा समास है, वो भी अविभाव समास का उदाहरण है, ठीक है। या हमने कह दिया रातों रात, रातों रात, यहां भी पुनरुक्ति है एक शब्द की, रात रात में या रात ही रात में, है ना, रात ही रात में। तो ये भी कौन सा समास का उदाहरण बनेगा, ये भी अविभाव समास के उदाहरण बनेंगे, ठीक है। या दिनों दिन, ये सब पुनरुक्ति शब्द हैं। दिन दिन में, दिनों दिन होता है दिन दिन, यानी प्रतिदिन, ठीक है। तो ये भी जो है किसके उदाहरण बने, अविभाव समास के। अब हमने क्या पढ़ा आज अविभाव समास में, एक तो हमने पढ़ा कि जहां भी अव्यय होगा, उपसर्ग होगा लगा हुआ पूर्व पद में, वो कौन सा होता है, अविभाव समास होता है। जो मुख्य बात क्या होती है अविभाव समास की, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी यह ध्यान रखना हमने। दूसरा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे अनुसार है, अर्थ है, पूर्वक है, या भर है, या उपरांत है, या पर्यंत है, जहां ये शब्द दिख जाए ना, वो भी कौन सा समास करना है, अविभाव समास करना है। और जहां पुनरुक्ति शब्द मिले, हाथों हाथ, रातों रात, इस प्रकार के, वहां भी कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, वहां भी अविभाव समास होता है, ठीक है ना। आज हमने क्या बताया अविभाव समास के बारे में, सभी जो बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो सभी बताई हैं। बाकी जो संस्कृत के जो उपसर्ग है ना 22, उनको अपने ध्यान से देखना है। वो उपसर्ग जो है ना, उनसे जुड़े हुए शब्द सारे क्या होंगे, हमारे अविभाव समास के उदाहरण बनते हैं। और अधिकतर परीक्षाओं में ना संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वहीं से पूछे जाते हैं। हिंदी के तो बहुत आसान हैं, कम होते हैं, जैसे अन है, बे है ना, नी है, वो तो आसान कर लेंगे हम, भर है। परंतु जो संस्कृत तत्सम जो उपसर्ग है ना, वो थोड़े से हमें कहीं ना कहीं क्लिष्ट प्रतीत होते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान से देखना है। तो आज की जो हमारी कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। आपके सभी के जो है मैं मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।